SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक है। कल उनको बिलाखिर जो तोशा खाना का एक मुकदमा चल रहा था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इस्तगासा था, उसमें सज़ा हो गई और उनको 3 साल सज़ा और 1 लाख जुर्माना किया गया और उसमें वो गिरफ़्तार हो गए। अच्छा, उसके बाद इस केस के हवाले से मेरा पहले कोई ख़ास लेक्चर नहीं था, ना मैंने जारी किया था, लेकिन इस फैसले के बाद जो है मुझे मुतअद्दिद लोगों की कॉल्स आई, मैसेजेस आए कि वो ये जानना चाहते थे कि ये मुकदमा इनफैक्ट है क्या और इसमें सज़ा जो हुई है क्यों हुई है, क्या जुर्म था। क्योंकि कानून में चूँकि पेचीदगियाँ होती हैं तो उनको मामला दुरुस्त तौर पर समझ नहीं आ रहे थे और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको उनके एक तो राइट्स के बारे में सादा अल्फाज में समझा सकूँ, दूसरा जो अहम मुकदमात होते हैं उनके बारे में भी उनको सादा अल्फाज में समझा सकूँ कि ये मुकदमा क्या था और जो अदालत ने सज़ा दी है वो किन ग्राउंड्स पर दी है। सो आज इस लेक्चर में मैं जो है एक तो ये बात डिस्कस करूँगा कि ये तोशे खाने का जो मुकदमा था, जो इस्तगासा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये इनफैक्ट था क्या और सज़ा अदालत ने किस ग्राउंड पर दी है, क्यों दी है। और दूसरा इस बात को भी ज़ेर बहस लाऊंगा कि इमरान खान के अब सज़ा की मुअत्तली के या ज़मानत के क्या इम्कानात हैं और ये हो सकती है या नहीं। तो ये दोनों चीज़ें आज डिस्कस होंगी। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं कोशिश करूंगा कि सादा अल्फाज में आप लोगों को समझा सकूं मामला। सबसे पहले मैं बता दूं कि जुर्म क्या होता है। किसी भी मुल्क में कोई ऐसा फेल जो काबिल सज़ा हो उसे जुर्म कहते हैं, कोई भी एक्ट, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन एक्ट है हमारा, उसका सेक्शन 174 है, उसके तहत ये है कि जो उम्मीदवार होगा, पहली बात तो बता दूं कि ये जो कानून है ना स्पेसिफिक सिर्फ उम्मीदवारान के लिए है जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं, जो पंजाब असम्बली का लड़ते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है इस सेक्शन के तहत कि वो अपने असासा जात डिक्लेयर करेंगे। ना सिर्फ असासा जात डिक्लेयर करेंगे बल्कि जो रकूमात उनको मिली या जो तोहफ़े वगैरह उन्होंने दिए या जो उन्होंने आगे किसी को दिए, फ़रोख्त किए, जो भी किया, उन तमाम की डिटेल वो इस सेक्शन के तहत फॉर्म B है उसमें देंगे। और इसके तहत ऐसा ना अगर कोई शख्स अपने सासाजात छुपाता है तो फिर उसको अदालत जो है इस कानून के तहत 3 साल तक सज़ा दे सकती है। मैक्सिमम 3 साल है, कम भी हो सकते हैं, लेकिन 3 साल तक सज़ा दे सकती है, जुर्माना भी कर सकती है। इस कानून के तहत अदालत ने इमरान खान को सज़ा सुनाई है, जो कि मैक्सिमम जो 3 साल ही थी वो 3 साल दे दी और 1 लाख जुर्माना साथ किया। तो ये वो कानून है जिसके तहत उन्होंने सज़ा सुनाई है। अब इल्ज़ाम क्या था, जुर्म क्या था, ठीक है। अब उस मामले को देखते हैं। इमरान खान साहब ने जो तोशा खाना से, ये तो आप मुख्तलिफ चैनल्स पर भी देख चुके हैं, मेरे एक दो लेक्चर भी पहले हैं, कि तोशा खाना से एक घड़ी भी उन्होंने ख़रीदी थी, कुछ और तोहफ़े थे जो उन्होंने ख़रीद किए थे जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, उसके बाद उन्होंने उसको फ़रोख्त कर दिया था और उसमें उन्होंने मुनाफा कमाया था फ़रोख्त करके। अच्छा, एक तो जो ख़रीद किए गए थे तोहफ़े, वो कितनी रकम में ख़रीद किया गया था और रकम कहाँ से आई थी इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं था। दूसरा, जो फ़रोख्त किए गए और वो कितने में फ़रोख्त हुए
जो इनका क्लेम था फ़रोख्त कितने में हुए, जो इल्ज़ाम था उसमें भी डिफरेंस था, और उसका भी जो है जिक्र मौजूद नहीं था। फिर जो फार्म बी था उसके अंदर तोशा खाना से ख़रीदे गए तहाइफ और बेचे गए तहाइफ का जिक्र भी उसमें मौजूद नहीं था, इस जो कि सेक्शन 7(4) के तहत ज़रूरी था। अच्छा, उसमें ये बड़ा सादा सा केस था, लेकिन ये पिछले साल जो नवंबर से चल रहा था। इस केस को इमरान खान जो है मेरिट पर चलाने की बजाय वो मुख्तलिफ तारीख पेशियाँ जो है लेने की कोशिश करते रहे। जो बात रिकॉर्ड पर है, जो सुनी है कि वो तकरीबन 45 इसकी पेशियाँ हुई हैं, उसमें सिर्फ 5 तारीख पेशियों पे वो हाज़िर अदालत खुद हुए, बाकी उन्होंने इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दी हैं कि मुझे हाज़िरी से माफ़ फरमाया जाए। और ऐसा आमतौर पर नहीं होता, ना ही किसी मुल्ज़िम को इतनी रियायत आम फौजदारी मुकदमात में मिलती हैं। इससे ये साबित ज़रूर होता है कि वो मुकदमे को जो है मेरिट पर जाने की बजाय टूल देने में दिलचस्पी ले रहे थे, और वो उन्होंने जो ये रिकॉर्ड से ये बात सामने आती है। अच्छा, फिर जो उनका मौक़िफ़ है वो बड़ा अहम है इस केस में। जो डिफेंस वो रहते हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि ये जो मैंने तहफ़ लिए या जो तोहाइफ दिए, इनका जिक्र मैंने FBI के रिकॉर्ड में किया है, जो FBI का रिकॉर्ड होता है। और बाकी वो कहते हैं कि जी तोशा जो इलेक्शन कमीशन के जो फार्म बी है वो मैंने फिल ही नहीं किया, वो मेरे अकाउंटेंट ने फिल किया था, और उसने उसमें चीज़ें लिखी थी। और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा हुआ था कि इमरान खान के 4 बकरियां हैं जिनकी मालियत जो है 2 लाख है, उनके पास कोई जेवरात नहीं, उनके पास नाम पे कोई गाड़ी नहीं है, मतलब इस तरह की तफसीलात लिखी हुई थी। लेकिन मेरी नज़र में ये मौक़िफ़ तस्लीम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर दिया जाए कि अकाउंटेंट ने फार्म फिल किया और आपका उस फार्म से कोई तल्लुक़ नहीं है, तो फिर तो कभी किसी भी उम्मीदवार को सज़ा नहीं हो सकती। हर उम्मीदवार जो फार्म फिल करके जमा कराता है वो ये कहेगा कि ये तो मेरे अकाउंटेंट ने किया था, ये मेरे असिस्टेंट ने किया था, मेरा तो उससे कोई तल्लुक़ ही नहीं है। तो ये फिर तो किसी को सज़ा हो ही नहीं सकती। दूसरी बात ये होती है कि आप जो फार्म जमा कराते हैं वो डायरेक्ट वो बंदा जमा कराता है, या जैसे हम वकील सर्विसेज जब अपनी देते हैं किसी को, तो हमारा हर एक्ट उस क्लाइंट का एक्ट होता है। वो कल को ये नहीं कह सकता कि ये मेरे वकील साहब ने किया है, मैंने नहीं किया, उसको अदालतें तस्लीम भी नहीं करती। ठीक है, तो लिहाजा एक तो डिफेंस जो था वो दुरुस्त नहीं था। दूसरा सवाल दिन में आता है कि क्या FBI में रिकॉर्ड में जिक्र करना इन चीज़ों का, और जो इलेक्शन का फार्म बी है उसमें जिक्र ना करना महज इत्तफाक है, गलती है, या इसकी कोई और रीज़न हो सकती है? इसकी और रीज़न यकीनन है, क्योंकि जो बंदा फार्म फिल कर रहा है उसको इतना पता है कि 4 बकरियों का जिक्र करना है, लेकिन जो तहाइफ हैं लिए गए, जो दिए गए, उनका जिक्र नहीं करना, जिससे करोड़ रुपए कमाए भी गए थे। क्यों? अब क्यों ऐसा किया गया? उसकी बुनियादी रीज़न थी, ये जो FBI का रिकॉर्ड होता है ना, ये खुफिया रिकॉर्ड होता है हर शख्स का, तो ये रिकॉर्ड पर नहीं आता, लिहाजा ये उस शख्स के रिकॉर्ड में रहता है। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म भी होता है, ये क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है उस बंदे ने, कैंडिडेट होता है, उम्मीदवार होता है, तो ये एक ओपन रिकॉर्ड होता है। दूसरा, मुखालफिन एक दूसरे का फॉर्म हासिल करते हैं, बल्कि वो इतराज़ात करते हैं कि जी इनका जो इलेक्शन लड़ने का जो फॉर्म है जो उन्होंने दिया है उसको कैंसिल किया जाए, या इसका अगर वो बन भी जाएँ MNA MP, तब भी आपने देखा होगा उनके खिलाफ दरख्वास्तें आती हैं कि जी इनकी रुकनीत जो है मनसूख की जाए, इनकी सनद जारी है, या फलां बात है। इसलिए अच्छा, अब चूँकि FBI का रिकॉर्ड खुफिया होता है, वहाँ तमाम तफसीलात दे दी, यहाँ क्यों नहीं दी? यहाँ ना देने की एक बुनियादी रीज़न वो ये थी कि इससे पहले जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था वो यही था कि वो एक ईमानदार शख्स हैं, और बाकी जो जमातें हैं उनको वो करप्ट करार देते रहे हैं। चोर डाकू, आप उससे पहले उनका रिकॉर्ड हर तकरीर में चोर डाकू की जो वो कहते थे। तो यहाँ पर अगर वो अपने तोशा खाना का रिकॉर्ड दे देते कि मैंने तहाइफ हासिल की और फिर बेच दिए, उससे करोड़ों रुपया मुनाफा कमाया, तो फिर ये जो है उनका मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित ना होता, और मुखालफिन के पास एक मौका होता। वो कह सकते हैं कि देखें जी, एक बंदा जो दूसरों को चोर डाकू कह रहा था, उसने तहाइफ खरीद कर सस्ते दामों खरीदे और फिर उसको मुनाफे के लिए फ़रोख्त भी कर दिए और करोड़ों रुपये कमाए उसी जो तोशा खाने के तहाइफ से। तो इसलिए एक जिसको अदालत ने बदनीति करार दिया या बदयांती करार दिया, वो यही करार दिया कि इन्होंने जानबूझकर उनका जिक्र नहीं किया। अच्छा, मैं एक और अहम बात बताता चलूँ, ये तो सज़ा सिर्फ इस ऑफेंस में हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने
करार दिया था कि ये फौजदारी फंड बनता है और इस्तगासा भेजा था सेशन कोर्ट ट्रायल के लिए। लेकिन अभी दूसरा जो मुकदमा है कि तोशा खाना का तोहफ़ जो है क्या कानून के मुताबिक लिए गए और क्या बेचने का अख्तियार था या वो अलग एक ऑफेंस है, उसके तहत कार्रवाई जब हो सो हो। और तो ये ऑफेंस था जिसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर करार दिया कि ये जो फार्म बी था इसमें जानबूझ के असासा जात को छुपाया गया और ये 174 के तहत जुर्म बनता है, जिसकी अदालत ने इनको जो है सज़ा दी। अब दूसरा जो बात है कि क्या जब एक बार सज़ा हो जाए तो फिर उसमें किस कानून के तहत जो है वो उसकी सज़ा मुअत्तल की जाती है। ज़ाब्ता फौजदारी का जो कॉमन लॉ है उसके तहत 426 ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन है, जिसके तहत अगर किसी मुल्ज़िम को सज़ा हो जाती है तो वो अपील में अदालत को सज़ा मुअत्तल करने का अख्तियार होता है। ये मुअत्तली वैसे ही होती है जैसे कि FIR केस में जब कभी सज़ा नहीं होती तो ज़मानत अदालत देती है, उसको दरख्वास्त ज़मानत कहा जाता है, इसको सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त कहा जाता है, क्योंकि अदालत सज़ा जब मुअत्तल करती है वो भी ज़मानत की शक्ल ही होती है और आम तौर पर ज़मानत के ही ग्राउंड जो हैं वो उस पर एप्लीकेबल भी होते हैं। और उसी सेक्शन में कहा गया है कि उसी आम तौर पर अदालतें जो अगर 3 साल तक सज़ा है तो क्योंकि ये सज़ा बहुत ज़्यादा नहीं होती तो आम तौर पर अदालतें जो है सज़ा मुअत्तल आम हालात में कर देती हैं। और वैसे भी इस कानून में कहा गया है कि अगर 3 साल तक सज़ा है और 6 माह तक अपील का फैसला नहीं होता और फैसला ना होने में मुल्ज़िम का किरदार नहीं है तो अदालत 6 माह के बाद वैसे ही ज़मानत मुल्ज़िम की ले सकती है, सज़ा मुअत्तल कर सकती है। इसके अलावा भी कुछ ग्राउंड हो सकते हैं जिस पर जो है ज़मानत इनकी सज़ा मुअत्तली का चांस हो सकता है। एक तो ये था कि इन्होंने डिफेंस में दरख्वास्त दी थी कि ये कुछ गवाहान पेश करना चाहते हैं दिफा के तौर पर। इन्होंने 342 सबसेक्शन 340 सबसेक्शन 2 के तहत हल्फन बयान देने से और डिफेंस लेने से इनकार किया था अपने 342 के बयान में, लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं दीगर गवाह पेश करूँगा, तो वो अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उस दरख्वास्त के खिलाफ इनकी जो अपील थी वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेंडिंग थी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट उसमें नोटिस जारी किया हुआ था। तो एक दरख्वास्त इनकी पेंडिंग थी, उसमें नोटिस था, तो ये इसलिए ले सकते हैं कि जी वो अगर गवाहों की हमें इजाज़त मिलती है, वो गवाह लगते हैं तो हो सकता है कि हम ये मुल्ज़म बरी होता, इसलिए पहले उस दरख्वास्त का फैसला होता या गवाह लगते, उस ग्राउंड पर भी इनकी ज़मानत के जो इम्कानात वो हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि इनके खिलाफ जितने भी दीगर मुकदमात थे, ये तमाम मुकदमात में बजाय इसके कि ये केसों को फेस करते तो ट्रायल में शामिल होते, ये उससे जो है अवॉइड करते रहे। इन्होंने इस केस की जो फर्ज जुर्म के लिए भी इवन के पेश नहीं हुए थे और आखिर दिन अदालत ने तलब किया तब भी पेश नहीं हुए थे। लेकिन अब जो दीगर मुकदमात है उनमें तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि अब इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये पेश ना हो। पहले तो ये होता था ना कि इन्होंने घर से आना होता था तो दरख्वास्त फसना आ गई और पुलिस अगर लेने गई तो वो कुछ वाक़यात हुए जो जिसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, ठीक है, पुलिस पर अटैक भी किया गया। अब वो चीज़ नहीं होगी, अब वो गिरफ्तार हैं तो अब इनको हाज़िरी के लिए लाने की ज़रूरत नहीं है पुलिस को, वो चूँकि अब इनकी हर डेट पर कार्रवाई जो है वो हो सकती है। इनके खिलाफ जो दीगर मुकदमात हैं उनमें अल-कादर ट्रस्ट का मुकदमा है, पुलिस पर हमला केस का मुकदमा है, इद्दत में निकाह का एक मुकदमा जो है चल रहा है इनके खिलाफ, एक टेरियन जो कि है केस है इनका, जो एक बेटी है इनकी जो एक जिसके बारे में है इल्ज़ाम के वो उनकी बेटी है और इन्होंने एक अमरीकी अदालत का फैसला भी उस पर मौजूद है। दीगर मुकदमात भी हैं, तो ये सारे मुकदमात में तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि अब इनको इस हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त ये नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अब अरेस्ट हैं। तो अब जो क्योंकि फौजदारी केस में मुल्ज़म की हाज़िरी मुतअद्दिद मौक़ों पर इंतहाई ज़रूरी होती है, इसलिए अदालत को ट्रायल में मुश्किलात पेश आ रही थी, क्योंकि ये हाज़िर नहीं होते थे तो फिर हाज़िरी के बगैर गवाहान का जो शहादतें भी नहीं आमतौर पर हो सकती हैं। 342 का बयान भी उसकी मौजूदगी में होना चाहिए, फैसले के वक्त मुल्ज़म मौजूद होना चाहिए, फर्ज जुर्म के वक्त मुल्ज़म मौजूद होना चाहिए। इसी का डिफेंस भी इन्होंने 342 के बयान में तो लिया है इसी चीज़ों का। तो ये था मुख्तसर जो मुकदमा और ये जो उसकी सज़ा की रीज़न्स जो हैं और बाकी कि क्यों सज़ा दी गई और क्या मुकदमा था। उम्मीद है आप लोगों को ये मामला समझ आ गया होगा। लेकिन मैं एक बात जो है वो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सियासतदान जो हैं इन्होंने हमें लीड करना होता है, तो इनको कम अज़ कम चाहिए कि अपने आप को आइडियल बनाएं लोगों के लिए, ठीक है।
यहाँ होता ये है कि हर जमात दूसरी जमात को करप्ट करार देती है, खुद को ईमानदार करार देती है, और उसके बाद जब आपकी हुकूमत जिसकी होती है तो वो तब उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता, उनके सारे काम ठीक होते हैं, अपोजिशन के ही सारे जुर्म कसूर होते हैं। जब वही जमात अपोजिशन में चली जाती है तो फिर जो जमात होती है हुकूमत में, जब अपोजिशन में जाती है तो वही उसके खिलाफ ही सारे फिर जुर्म सामने आते हैं और मुकदमा निकल आते हैं। तो ये एक सिस्टम है हमारे मुल्क का, काफ़ी अर्से से चल रहा है। ऐसी रवायात को तब्दील होना चाहिए, इदारों को मज़ीद मजबूत होने की ज़रूरत है। शुक्रिया।